नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। आज हम बात करने वाले हैं सेल साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना की। कोशिका की संरचना क्या होती है, कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका के कार्य क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, कोशिका की संरचना। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यदि हम एक मकान की बात करते हैं, जब एक मकान की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मकान जो है वो कमरों से मिलकर बना है। और कमरों की बात हम जब करते हैं तो कमरे किससे मिलकर बने हैं? दीवारों से मिलकर बने होते हैं। और दीवारों की बात करें तो ईंट से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार एक मकान को बनाने में ईंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संरचनात्मक इकाई के रूप में ईंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक जीव शरीर की जब हम बात करते हैं, तो जीव शरीर जो है वो विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक अंग तंत्र अंग से मिलकर बना होता है। अंग ऊतक से मिलकर बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात किसी जीव के निर्माण करने में संरचनात्मक इकाई के रूप में कोशिका महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण से कोशिका को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है। चूंकि किसी शरीर में होने वाले समस्त कार्यों को कोशिका के द्वारा संपादित किया जाता है, इस कारण से इसे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी माना जाता है। सेल को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है। लीवी व सिकेविट्स के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के अनुसार कोशिका झिल्ली से घिरी जैविक क्रियाओं की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसमें स्वयं प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। कोशिका झिल्ली से घिरी जैविक क्रियाओं की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसमें स्वयं प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। अगर हम देखें तो कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकेरियोटिक कोशिका। हम किसी अन्य वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका का विस्तृत वर्णन करेंगे। आज हम केवल ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है। देखिए, कोशिकाओं को मुख्य रूप से केंद्रक की संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात प्रिमिटिव कोशिका। यह ऐसी कोशिका होती है जहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अर्थात इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं होता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स उसमें एब्सेंट होते हैं। इस प्रकार की कोशिका बैक्टीरिया में पाई जाती है। दूसरे प्रकार की कोशिका होती है यूकेरियोटिक कोशिका, जो आधुनिक कोशिका है। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। न्यूक्लियस के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनेल्स भी यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोशिका प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में पाई जाती, एनिमल सेल्स का है। अब हम बात करते हैं कोशिका की और बातों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका की मॉर्फोलॉजी। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जीवों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग संख्याएं होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका होती है, अर्थात ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वाल्वॉक्स। इसके एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर हमने लिखा है प्रोटिस्टा के समस्त सदस्य तथा मोनेरा के सदस्य। वहीं पर अगर हम देखें तो कुछ जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना, उनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे जीव जो है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, विभिन्न प्रकार के पौधे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके आकार की, कि कोशिकाओं का आकार कैसा होता है।
कोशिकाओं के आकार की जब हम बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है, विभिन्न प्रकार आकृति की होते हैं। कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है जैसे कि आरबीसी, कुछ कोशिकाएं अंडाकार होती है जैसे कि अंडा एक, कुछ कोशिकाएं बेलनाकार होती है जैसे कि मसल सेल्स, कुछ कोशिकाएं भालाकार होती है जैसे ह्यूमन स्पर्म, कुछ कोशिकाएं घनाकार होती है इपिथेलियल सेल्स, और कुछ कोशिकाएं जो है वो ताराकार भी होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोशिकाओं का जो आकार है, शेप है, वो अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं साइज की, माप की। अलग अलग कोशिकाओं का साइज भी जो है वो अलग अलग होता है। ये 0.1 म्यू से लेकर 175 mm तक होती है। औसतन की बात कर रहे हैं ना, 0.1 म्यू से लेकर 1.75 mm तक होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। वहीं पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो लगभग 175 mm का होता है। अब हम और आगे देखते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। अगर आप कोशिका की संरचना की बात करें तो यहां पर देखिएगा कि कोशिकाओं में जो सबसे बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, मैं यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ कि किसी भी कोशिका की, एक टिपिकल कोशिका की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और यह कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर आने जाने वाले विभिन्न पदार्थों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। साथ ही कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करने में भी सहायता करती है। कुछ कोशिकाओं में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है और इस आवरण को हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक सेल वॉल कहते हैं। जैसे कि प्लांट में यह सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, वहीं फंजाई में ये काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल काम क्या करता है, कोशिका को एक स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता है। एक रक्षात्मक आवरण के रूप में यह कार्य करता है। एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इस कोशिका के अंदर की बात करें तो कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, एक द्रव्य भरा हुआ रहता है, और इस लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म, तो आपने देखा कि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की ओर पाया जाता है, और कोशिका में होने वाले जो समस्त कार्य होते हैं इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इस कारण से इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। कोशिका को के अंदर होने वाले समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। इस कारण से इसका हक्सले ने क्या कहा भाई, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार का। इस प्रोटोप्लाज्म से अंदर की ओर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाले समस्त कार्यों पर नियंत्रण करता है। इस कारण से इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा गया। केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है, जिन्होंने 1831 में इसकी खोज की थी। अगर हम केंद्रक की भी बात करते हैं तो केंद्रक के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमेटिन फाइबर भी कहते हैं, और यही क्रोमेटिन फाइबर आगे चलकर गुणसूत्र बनाती है। केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं, जिसकी खोज फोंटाना के द्वारा की गई है। केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा एनिमल सेल्स में की गई है। अब अगर हम देखें तो अब कोशिका में दो प्रकार की मेम्ब्रेन हो गई है। कौन कौन सी हो गई भाई, एक हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में अंतर है। हमने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जो भी द्रव भरा हुआ है
उसमें उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के द्रव की बात होती है तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म नॉन लिविंग सब्सटेंस के रूप में होता है, जबकि ट्रोफोप्लाज्म लिविंग थिंग्स के रूप में होता है। अर्थात इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी जीवित संरचनाएं हैं वो सब जीवित संरचनाएं क्या कहलाएगी, ट्रोफोप्लाज्म कहलाएगी। जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइट्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट, विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स की बात हम कर रहे हैं। लेकिन हाइलोप्लाज्म का मतलब क्या है, जब इन लिविंग थिंग्स को हटा दिया जाता है और जो नॉन लिविंग थिंग्स बचते हैं उनको हम बोलते हैं हाइलोप्लाज्म। जैसे कि रिजर्व फूड मटेरियल, ऑयल ड्रॉप्स, एक्सक्रिएटरी मटेरियल आदि ये इसके अंदर शामिल होते हैं। तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच साइटोप्लाज्म पाया जाता है और यहां पर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म दोनों पाए जाते हैं। तो यहां सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन पाया जाता है, माइट्रोकांड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है भाई, इस सेल्स को कई कंपार्टमेंट में बांटने का काम करता है। वहीं पर यहां पर अगर हम देखें तो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। यहां पर ये क्या क्या होते हैं, ये सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स के अलावा यहां पर लाइसोसोम होते हैं, विभिन्न लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ गोल्जी बॉडी पाई जाती है और दूसरी कुछ और सेल संरचनाएं, सेल ऑर्गेनेल्स यहां पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक सेल की संरचना किस प्रकार से यहां पर होती है। चलिए अब और आगे हम बात करते हैं कि जो एक सेल होती है उस सेल को हम किस प्रकार से देखते हैं। अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो सेल, एक टिपिकल जो सेल होती है उसमें दो चीज पहले महत्वपूर्ण है। एक होता है सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम बोलते हैं साइटोसोम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, साइटोसोम। और इस साइटोसोम के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और से अंदर की ओर जो भी भरा हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक हो गया न्यूक्लियस और दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस शामिल है। कौन कौन सी चीजें न्यूक्लियस के अंदर शामिल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर जो आगे चलकर गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है और न्यूक्लियोलस। वहीं साइटोप्लाज्म को हम दो भागों में बांट सकते हैं, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइलोप्लाज्म के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है, नॉन लिविंग चीजें आ जाती हैं, जैसे रिजर्व फूड मटेरियल, ऑयल ड्रॉप्स और एक्सक्रिएटरी मटेरियल। वहीं ट्रोफोप्लाज्म के अंदर लिविंग चीजें आ जाती हैं, लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, जैसे माइट्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल आदि। तो ये एक टिपिकल सेल की को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। चलिए अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं कि इस कोशिका का काम क्या होता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अलावा क्या क्या काम करती है, सबसे पहली चीज तो ये शरीर का ढांचा बनाने का काम करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोशिका में होने वाले समस्त कार्यों को संपादित करती है, शरीर के अंदर होने वाले समस्त कार्यों का संपादन करती है। तीसरी चीज कि शरीर में होने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको संपादित करती है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। साथ ही अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने आज के इस वीडियो में सेल और उसकी संरचना को समझा है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।